दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिस कहानी को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी उस समय की है जब नेशनल मीडिया, राजनीतिक बातें की जाएं या देश के कोने कोने में केवल एक ही चर्चा थी। वो क्या चर्चा थी, उस कहानी का जिक्र हम आपके सामने करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप शर्मा। इस कहानी के जो सवाल हैं, जो पात्र हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, किस किस तरह से ये कहानी आज आपके बीच यहाँ तक पहुँची है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ये कहानी है, शुरू होती है 2002 से, जब एक पत्रकार इस कहानी को के जो पात्र है वो लिखना शुरू करता है। एक संत के खिलाफ अखबारों में एक पात्र लिखता है, एक कॉलम लिखता है। वो कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहानी काफ़ी लंबी है, दिलचस्प भी है, तो आप इस कहानी को ज़रा गौर से सुनिएगा और अगर कुछ काम है आपको तो उस काम को छोड़िए, पहले इस कहानी को सुनिए। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी उम्र 16 साल। वो लड़की एक्टर भी है, सिंगर भी है और कहा जाए तो एक संत की चेली भी है जिसको वो बेटी बताता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी से। इस कहानी का जो शीर्षक है वो है बाबा राम रहीम। आप समझ ही गए होंगे कि इस कहानी का जिक्र हम क्यों करना चाह रहे हैं। जैसे ही इस कहानी का जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं हम सोच में पड़ जाते हैं कि किसी भी शख्स को या किसी संत को या किसी भी मैसेंजर को जब हम इतना ज़्यादा मानते हों और उसे ही जेल हो जाए, वही सलाखों के पीछे चला जाए, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है, तकरीबन 25 अगस्त, 26-27 अगस्त की ये बात है 2017 की। तो उस दौरान सभी अपने कामों में बिजी थे। कोई टीवी देख रहा था तो कोई रेडियो सुन रहा था, तो बात की जाए कोई अपनी कलम चला रहा था, और बात की जाए हरियाणा पंजाब के उन क्षेत्रों में जहां पर बाबा राम रहीम के कम से कम 300 डेरे थे और वहां पर छापे पड़ने शुरू हुए। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दबिश देनी शुरू की, जांच शुरू की। ये उस समय की ही बात है, उस दौरान की। तो उस दौरान ये सब चल रहा था। लेकिन 25 अगस्त 2017 को बाबा राम रहीम को सज़ा सुनाई जाती है। तकरीबन 20 साल की सज़ा उन्हें सुनाई जाती है और 65 लाख रुपए का जुर्माना उन पर थोपा जाता है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को इसलिए शुरू किया जा रहा है कि जैसे 5 राज्यों में चुनाव है और बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में भी चुनाव है। और पंजाब की बात इसलिए की जा रही है कि 2007 की बात की जाए तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी के लिए भी काफ़ी चर्चाओं में रहे थे बाबा राम रहीम। लेकिन जब बात की जाए हरियाणा में चुनाव थे, तकरीबन बात है 2014 की, तो उस दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच से बाबा राम रहीम के लिए प्रशंसा भरक कुछ शब्द कहते हैं जो काफ़ी चर्चाओं में भी रहे थे। लेकिन हम सीधा रुख लेते हैं इस कहानी का, शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा जी, इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए जो पात्र हैं किस किस तरह से रहे हैं, कैसे रहे हैं, आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। बिल्कुल स्वागत। प्रदीप जी, कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, और सबसे बड़ा जो सवाल है कि आज बाबा राम रहीम सलाखों से बाहर आते हैं पैरोल पर, तो क्यों आया जाता है, इसका भी सवाल हम आपसे चाहेंगे। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे जी। कहानी की शुरुआत 2002 से होती है, जब एक महिला के साथ यौन शोषण किया गया, उसका उत्पीड़न किया गया, तो उसने न्याय पाने के लिए जगह जगह हर न्याय का दरवाज़ा खटखटाया। उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी, उसने कुछ करने की जो बाबा राम रहीम ने उसके साथ किया था, और उसके अलावा अन्य महिलाओं के या बहन बेटियों के साथ जो उन्होंने गलत तरीके से या उनका शोषण किया गया था, उसके विरुद्ध उस लड़की ने आवाज़ उठानी चाहिए। और उसने इतनी बुलंद आवाज़ उठाई कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी ताकत या इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ एक लड़की कैसे बुलंद आवाज़ बनकर उभर सकती है। ये 2002 की घटना है। उस लड़की ने केंद्रीय एजेंसी, मुख्यमंत्रियों को
और उसके बाद सीबीआई को और अन्य तमाम संबंधित अधिकारी एजेंसियों को उसने लिखित पत्र दिए। सीबीआई भी उसमें शामिल थी और उस शिकायत पत्र को देने के बाद में उन पे जांच होनी शुरू हुई। लेकिन इससे संबंधित एक बेहतर बात इसमें ये भी है जो कहीं छुपी हुई थी, सामने देखो, कि जो छुपी हुई थी, जो सत्र अपना न्यायालय है सिरसा का और उससे संबंधित जो न्यायाधीश थे एमएस सालार जी थे, उनको उन्होंने कंफर्म किया, रिपोर्ट के लिए बोला गया। अब वो चीज़ पहुंच गई हमारी हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय में। तो वहाँ के उच्च न्यायालय ने उनसे रिपोर्ट मांगी, जिला प्रशासन से, सिरसा से और एमएस सालार से। उन्होंने उस केंद्रीय एजेंसी द्वारा उस जांच की रिपोर्ट की मांग करी कि इस पे जांच भी की जाए। जांच होने के बाद और अपनी रिपोर्ट, कितना समय लग गया था इस जांच को? इस जांच को तकरीबन जो समय लगा, काफ़ी लंबा समय लगा। ये समझ लीजिए कि 8 साल 10 साल का हिसाब जैसा भी है वो भी इसमें बनता नजर आया। और उस लड़की ने सारे साक्ष्य, सारी कमियां, सारी जो उन्होंने गलतियां करी थी, वो सारी बातें उस लड़की बाबा राम रहीम के खिलाफ, हाँ, बाबा राम रहीम के खिलाफ रखी। और जब उस पे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और उस पे जांच पे काम करना शुरू किया, तो जैसा जैसा उस लड़की ने बताया था लगभग वैसा वैसा होता नजर आया। सीबीआई जांच में खुलता चला गया बिल्कुल। और ये 25 अगस्त 2017 को आखिरकार उस लड़की के लिए वो न्याय का दिन आ गया। और जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ये पाखंडी इस तरीके के जो बाबा होते हैं, जो एक बहकाने का काम और गलत राह पे ले जाने का काम करते हैं, ढोंगी पने का काम करते हैं, अदालत की बदौलत, माननीय उच्च न्यायालय की बदौलत, पंजाब और हरियाणा से सम्मिलित, और उस लड़की के बदौलत 25 अगस्त 2017 को वो दिन आया गया जब उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया, जिसमें उन पे 65 लाख का जुर्माना और उनको आजीवन कारावास यानी कि 20 साल की सजा सुनाई गई। तो ये पूरी कहानी इस तरीके से है। अच्छा, अब जैसे बात की जाए 2019 में फिर से उनके साथ में हो जाता है। 2018 में वो जो है मांग करते हैं अपना हाई कोर्ट से इस चीज़ के लिए, बचाव के लिए याचिका देते हैं। उसके बाद उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई भी होती नज़र आती है। लेकिन बात की जाए 2019 की, तो 2019 में उन्हें जो है किस तरह से फिर से जेल में रखा जाता है कि मामला क्या था? वो जो पत्रकार वाला मामला था। जी बिल्कुल, एक पत्रकार थे जो उनके बराबर उनकी जो साजिशें थी, जो उनके गलत कारनामे थे, उनको बराबर अपने कॉलम में लिख रहे थे। और उन पत्रकार महोदय ने, जो मैं तो उनकी शाबाशी करूंगा कि उन्होंने बलिदान दिया है, लेकिन उन्होंने अपना जो बखूबी एक सच्ची पत्रकारिता होती है उसको अपने अखबार और कॉलम के माध्यम से उन्होंने पब्लिक के रूबरू कराया। मारा क्यों गया था उन्हें मारा इसलिए गया था क्योंकि वो सच्चाई ही बयान कर रहे थे। उन्होंने हर अपने कॉलम में उनके कारनामे बयान किए थे। आप यदि इस हिंदी पेपर को, रामचंद्र छत्रपति पत्रकार थे, रामचंद्र छत्रपति जो पत्रकार थे, उन्होंने उनके जो उनके कारनामे थे उनको लिखा था, तो वो चीज़ पब्लिक को समझ में आ रही थी। अब धीरे धीरे उनका विरोध भी होने लगा था। ऐसी बात नहीं है, 2018 में उन्होंने भगवान विष्णु की कोई ड्रेस पहनी थी जिसमें हिंदू सभा परिषद ने भी उनका विरोध किया था। अन्य काफ़ी सिख समाज ने भी उनके डेरा सच्चे सौदे के विरुद्ध नारे लगाए थे। तो जो अकाली तख्त कुछ ऐसी नाम है उनका, उन्होंने भी उनको बाकायदा माफ़ कर दिया था क्योंकि इन्होंने चीज़ें ऐसी करी थी जो खिलाफ थी किसी भी चीज़ की। लेकिन हकीकत बयान तो ये है कि कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक फ़ायदा मिल रहा था, कहीं ना कहीं इनको 70% जो इनका दलित समाज इनके साथ में था, जिनको इन्होंने बहकाया हुआ था, उनका भी ये बेनिफिट उठा रहे थे। लेकिन कहते हैं कि सच छुपाए नहीं छुपता, किसी न किसी तरीके से उस लड़की के माध्यम से और अदालत के माध्यम से कहानी सबके सामने आई और वो सज़ा सुनाई गई। और कानून इस देश का ये कहता है कि सज़ा उसे ही सुनाई जाती है जो दोषी होता है, जो दोषी पाया जाता है। तो ये जो कहानी है काफ़ी दिलचस्प है। और बात की जाए उस समय की, जब 2017 की बात थी, अगस्त के आसपास की बात थी,
तो देश के यानी नेशनल मीडिया की बात करें, अखबारों की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, राजनीतिक उन ठियों की बात करें जहां पर या चाय से लेके संसद तक बात की जाए, तो केवल यही चर्चा हो रही थी राम रहीम और हनीप्रीत। जी बिल्कुल। और हनीप्रीत का क्या संबंध था चाचा इन्हें बाबा राम रहीम से? देखो, हनीप्रीत का संबंध सिर्फ इतना था कि हर बिंदु से लेकर के खासकर 99% या 90% जो गलत कार्य थे, डेरा सच्चा सौदा या अन्य जो उनके 299 उनके वो थे कैंप थे डेरा सच्चा सौदा की तरह, उनकी वो सबसे बड़ी राजदार थी। उनके सारे गुप्त ठिकाने। लेकिन ये कहा जाता है कि हनीप्रीत को बाबा राम रहीम बेटी मानते थे, लेकिन जब तथ्यों के सामने बात आई तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आया है कि वो जो है उनकी चेली कहा जाए या जीवन साथी कहा जाए, इस तरह भी बातें चल करके सामने आई थी। उस बारे में क्या कहना था आपका? चेली का तो मैं नहीं कह सकता और ना ही इस शब्द का मैं प्रयोग कर सकता हूँ जो अभी ये शब्द प्रयोग किया गया था कि जीवन साथी का। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चीज़ अंदरूनी रूप से सामने आई कि हाँ, वो गलत चीज़ों में राजदार थी और प्लस कहीं ना कहीं उनका एक गलत अवैध उनके साथ संबंध भी कहीं। जिस तरह से जब सीबीआई जांच कर रही थी तो उस दौरान सच्चा जो है आपका ये जो डेरे थे, डेरा सच्चा सौदा था, उस दौरान जब खुदाई चल रही थी तो वहाँ बड़े बड़े कमरे पाए जा रहे थे और खुदाई में कंकाल तक मिल रहे थे। तो ये कहानी कहाँ तक सच थी? ये कहानी बिल्कुल सच साबित हुई है, क्योंकि जिस लड़की ने उनके विरुद्ध शिकायत करी थी तमाम एजेंसियों में, केंद्रीय गृह मंत्रालय में, मुख्यमंत्री के यहाँ, सीबीआई अदालत में, तो वो चीज़ें उस लड़की ने ऑलरेडी दर्शाई हुई थी अपनी शिकायत पत्र में और वो सच साबित हुई। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के कई गाने भी हैं, फिल्में भी हैं? जी बिल्कुल है। तो उस बारे में क्या कहना है आपका? देखो, मेरा तो यही कहना है, आप एक ऐसी उपाधि पर बैठे हो जहां आत्मा और परमात्मा का एक मिलन होता है, एक अपनी पहचान होती है, एक अपनी बातचीत होती है। आप पब्लिक को सिर्फ सही राह पर चलने की, सही कार्य करने की, सेवा करने की वही बातें सिखा सकते हो, लेकिन फिल्मों में रोल अदा करना ये कौन से बाबा हैं? अरे भाई, अगर जो कुछ करना ही है तो बाबा बनो और फिल्में अदा करो, या तो तुम फिल्मी लाइन में जाओ या बाबा लाइन में जाओ। तुम दो लाइनें एक साथ कैसे कर सकते हो? तो ये जो कहानी थी, ये दिलचस्प कहानी थी और इस कहानी का जो शीर्षक आज है वो बाबा राम रहीम है। और बाबा राम रहीम अभी जेल से जो है पैरोल पर छूटे हैं और यहाँ पर जो काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बात की जाए 2007 की या बात की जाए 2014 की या बात की जाए 2015 की दिल्ली चुनावों की, तो जिस तरह से ऐसा नहीं है कि बाबा राम रहीम नेताओं के पास चलकर जाते थे, बल्कि इसका उल्टा है, इसका विपरीत है। विपरीत यह है कि जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित पद वाले व्यक्ति इनके पास चलकर खुद आते थे। क्योंकि बात की जाए हरियाणा और बात की जाए आपका पंजाब की या बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग समाज से, सभी तरह के समाज से बाबा राम रहीम को लोग माना करते थे, मानते थे और उनसे कहीं ना कहीं उनकी जो सहानुभूति थी वो भी जुड़ी हुई थी। और ये जो कहानी है, ये कहानी झूठी नहीं बल्कि सच्ची कहानी है। और इस कहानी का जो सच है वो केवल ये है कि अगर जो भी कुछ गलत करता है तो ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, जो जिस रूप में आप उसको मानते हैं, उसकी सज़ा इसी युग में मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गलत करते हैं तो उसकी सज़ा तो आपको यहाँ मिलनी ही है। लेकिन इतने बड़े बाबा होने के बाद, 300 डेरे चलाने के बाद भी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोगों को अपने देश के संविधान पर भरोसा रखना चाहिए। लाखों से, क्योंकि ये उस वक्त की बात है, तकरीबन अगस्त था, 2017 थी और हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग ये आस लगाए बैठे थे कि बाबा राम रहीम को सज़ा ना हो। और बल्कि दंगे भी हुए थे, काफ़ी लोगों ने जो है उपद्रव मचाया था। इस कहानी जो है इस तरह से है। तो हम अगर कुछ भी गलत करते हैं तो सज़ा ऊपर वाला हमें यहीं पर देगा। तो
तो हमें हमेशा इस कहानी से हमें इस सीख जो मिलती है वो ये मिलती है कि हमेशा हम अच्छे राह पर चलें, ना कि अगर गलत रास्ते पर चलते हैं तो उसकी सज़ा हमें यही भुगतनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ बाबा राम रहीम की ये सच्ची कहानी। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ एशियन न्यूज़। और अगली बार फिर मुलाकात होगी अलग शख्सियत के साथ, अलग कहानी के साथ। तो जल्द मिलेंगे आपसे। अगर आपकी कोई क्वेरी, आपका कोई कमेंट या आपका कोई सवाल आपके बीच है, आप हमसे रखना चाहते हैं, तो हमें दिए गए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं। और हमारी ईमेल आईडी है asiannews22@gmail.com पर भी आप हमें अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। हम उन सवालों के जवाब ज़रूर खोजेंगे और आप तक वीडियो के माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएंगे। तो विदा लेते हैं अब। खुदा हाफिज़, सबा खैर।